Let's start the new journey, that is सेट डी का अपन पेपर करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल इकोसिस्टम। एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो पेपर है वो अपन पूरा फ्री में यूट्यूब पे पढ़ेंगे। तो उसका पहला लेक्चर है ये। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद चैप्टर वन। तो चैप्टर वन क्या है अपना? चैप्टर वन क्या बोलता है? चैप्टर वन दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो चैप्टर वन कौन कौन से पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो क्या है? पहला तो है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। तो इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स है। और दूसरा पार्ट क्या है अपना? दूसरा पार्ट इज वेरी सिंपल, पार्ट बी। कहा गया? हाँ, अरे पार्ट बी स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो वो सब चीजें। तो पहले तो है बेसिक में क्या है, तो पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इवॉल्व कैसे हुआ, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं, इंडियन स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या क्या चाहिए, सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजिंग फैमिली बिजनेस क्या है। फिर ये एक अलग ही दुनिया है, डीपीआई आईटी रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो वो सब चीजें है। तो अगर पहले अपन स्टार्ट करें अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, अगर अंडरस्टैंडिंग करना है तो पहले अपन यहाँ पे आ जाता है। तो पहले अपन देखे तो 2 मिनट। हाँ, सो इफ वी स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, तो अपन अंडरस्टैंड करना है पहले तो है। तो डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्रिएटिंग एंड सीजिंग द अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड मैनेज अ बिजनेस वेंचर। तो कोई भी एक बिजनेस को आइडेंटिफाई करो, उसके लिए प्रोडक्ट क्रिएट करो, और एक अपॉर्चुनिटी देखो कि भाई हाँ मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। अगर है तो वहां पे जाके अपना बिजनेस वेंचर डाल दो और धंधा शुरू कर दो। सो दैट इज व्हाट बेसिकली इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, creating and seizing the opportunities to develop and manage a business venture. It focuses on क्या? तो it focuses on innovation, risk taking and value creation। हर एक स्टार्टअप में क्या क्या होती है? इनोवेशन तो प्राइमरी चीज है, तभी ही वो स्टार्टअप कहलाएगा। तो इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, एक रिस्क, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेस ओनर है, उसको एक रिस्क लेना पड़ता है। सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड द थर्ड इज वैल्यू क्रिएशन। कोई भी बिजनेस हो, अगर वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है तो वो कोई मतलब का नहीं। सो there should be a value creation. So it focuses on three things, that is innovation, risk taking and value creation. It helps create jobs, fosters innovation, drives competition and encourage the economic independence. तो ऊपर अपना जो पढ़ा उसका एक अब एडिशन आ जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? इट हेल्प क्रिएट अ जॉब। जब भी धंधा खोलेंगे अपन, एम्प्लॉय करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग को जॉब्स मिलेगी। सो इट हेल्प्स क्रिएट जॉब्स, फॉस्टर द इनोवेशन। फॉस्टर इनोवेशन क्या है कि भाई इनोवेशन जो पढ़ा वही है कि भाई इनोवेशन होगा तो ही स्टार्टअप होगा ना। सो फॉस्टर्स इनोवेशन, ड्राइव्स द कंपटीशन। ड्राइव्स कंपटीशन मतलब क्या है? तो भी एक स्टार्टअप होगा, वो कोई इंडस्ट्री में जाएगा ना, तो वहां पे पहले से कोई प्लेयर होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो जब वो स्टार्टअप आएगा तो दूसरे लोग उसको फॉलो करने आ जाएंगे। तो इट ड्राइव कंपटीशन एंड इट एनकरेजेस द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इट एनकरेजेस द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। क्या भाई, क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत, अपना खुद का धंधा करो। सो एंटरप्रेन्योरशिप वो हो जाता है। अगर अपन बोले तो ओरिजिन ऑफ द टर्म एंटरप्रेन्योर कहां से? सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर, मींस टू स्टार्ट समथिंग। कोई भी धंधा स्टार्ट करो, तो स्टार्ट समथिंग, कुछ भी स्टार्ट करो, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। डिफाइंड बाय रिचर्ड कैंटिलन। तो अगर रिचर्ड कैंटिलन ने क्या डिफाइन किया? तो इट इज एन इकोनॉमिक फोर्स ड्राइविंग द डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक फोर्स दैट ड्राइव्स द डेवलपमेंट। तो कहीं पे भी डेवलपमेंट होगा तो एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? धंधा उसको ड्राइव करेगा। कुछ टाइम पास है। फिर कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या है? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, इनोवेटर, रेजिलिएंट एंड टेनेशियस। ठीक है। नाउ डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स क्या है? इट इज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज और वेंचर्स कैरेक्टराइज्ड बाय इनोवेशन एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल। तो स्टार्टअप क्या है? तो स्टार्टअप को डिफाइन करने के लिए एक नई कंपनी है, वो कुछ इनोवेशन करके आई है और उसका पोटेंशियल बहुत है कि भाई वो बहुत हाई ग्रो कर लेगा। सो न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज और वेंचर्स कैरेक्टराइज्ड बाय इनोवेशन एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल। अगर अपन कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार्टअप्स देखें तो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला तो है इनोवेशन, क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये यहाँ से देख सकते हैं कोर कैरेक्टरिस्टिक्स अपन की क्या क्या है। अगर देखें तो ये अपन ने पढ़ लिया। सो फोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो पहला तो है इनोवेशन। स्टार्टअप्स कम्स टू लाइफ विद न्यू एंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, एमिंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग यूनिक टू द मार्केट। तो कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम मार्केट में होगी, उसका ही सॉल्यूशन स्टार्टअप लाएगा ना। ऐसे ही कुछ तो क्या बना लेगा? पहले प्रोडक्ट बनाएगा फिर प्रॉब्लम ढूंढे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते हैं बहुत लोग पर वो फेल हो जाता है। सो पहले एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसका एक सॉल्यूशन हो। सो इनोवेशन करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच रखता है एंटरप्रेन्योर। फिर आ जाता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है? तो न्यू वेंचर्स ऑपरेट इन रिस्की एनवायरनमेंट वेयर
Many fails, but successful ones experience quick growth and financial success. तो ऐसा बोला जाता है कि 95% ऑफ द स्टार्टअप जो स्टार्ट होते हैं वो फेल ही होते हैं, बट जो 5% ग्रो करते हैं ना, वो इतना ग्रो करते हैं ना कि भाई वो 95% की जो भी अर्निंग है उसको बीट कर लेता है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है कि भाई अगर चल गया ना भाई बहुत फाड़ देगा, बट अगर नहीं चला तो भाई वो ठप होकर बैठ जाएगा। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड की एक बात आ जाती है। फिर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, फाउंडर्स एंड टीम मेंबर्स ऑफ स्टार्टअप्स एम्ब्रेस एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, taking risks and adapting quickly to the bring their vision to the reality। तो एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है कि भाई अपन को फोड़ना है, अपन को लाइफ में कुछ बड़ा करना है भाई, ऐसे 500 1000 2000 करोड़ की कंपनी बनानी है। सो एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होती है उस बंदे में जो एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। फिर वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप्स ऑफन सीक्स फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंज फॉर शेयर ऑफ द कंपनी। तो अपन ने देखा है शार्क टैंक में कि भाई इक्विटी मांग लेते हैं उस कंपनी की और फंडिंग देते हैं, सो वेंचर कैपिटलिस्ट हो जाता है। फिर लीन ऑपरेशन, स्टार्टअप्स फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डूइंग मोर विद फ्यूअर रिसोर्सेज टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंजेस। तो वो क्या है, लीन ऑपरेशन, एकदम कम लोगों को रखो, क्रिएटिव लोगों को रखो, एफिशिएंटली काम करो, जो भी काम करो वो एफिशिएंट होना चाहिए कि भाई करा खत्म करो, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और बजट में होना चाहिए। फिर इट वर्क्स ऑन द लीन ऑपरेशन बेसिस। अब आगे बढ़ते हैं, एक ऑपरेशन लीन ऑपरेशन बेसिस। फिर रैपिड ग्रोथ, भाई स्टार्टअप है, स्टार्टअप हो तो रैपिड ग्रोथ तो होना चाहिए ना, तो क्या अगर रैपिड ग्रोथ नहीं है तो क्या ही क्या स्टार्टअप। सो इट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ग्रो क्विकली, एक्सपांडिंग देयर ऑपरेशंस, एंटरिंग न्यू मार्केट्स एंड अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स। तो भाई फटाफट फटाफट ग्रो करो, मार्केट शेयर बढ़ाओ और बढ़ते जाओ। फिर इकोसिस्टम सपोर्ट, स्टार्टअप्स थ्राइव इन सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स लाइक मेंटरशिप, नेटवर्किंग, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, ऑफन फाउंड इन इनोवेशन हब्स लाइक सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली तो एक एग्जांपल है, बट अगर अपन मेंटरशिप वाला देखें तो मेंटरशिप में क्या है कि भाई आईआईटी वाले का कोई भी कंपनीज है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड एक्सेस टू द ऑल द रिसोर्सेज ऑफन फाउंड इन इनोवेशन हब्स लाइक सिलिकॉन वैली। फिर है फेलियर एंड लर्निंग, फेलियर एंड लर्निंग, भाई स्टार्टअप्स अपन ने जैसे बात की 95% तो फेल होने ही है, 95% फेल होने ही है, बट वो जो फेल होते हैं ना, और वो एंटरप्रेन्योर है ना सटके लोग मगज के होते हैं, उन लोगों को ऐसे ही है, भाई अपन को कुछ दुनिया में फोड़ना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई एक स्टार्टअप फेल हुआ, दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, वो करते ही रहते हैं। उनको जो भी पास्ट फेलियर हुआ उससे लर्न करके आगे बढ़ते ही रहते हैं। सो failure and learning. Failure is common and startups learn from the mistakes, often changing their approach before finding a successful business model। तो चेंज करते रहते हैं। फिर exit strategies. Many startups plan for exits like being acquired or going public, providing returns for investors and the founders। तो exit कहाँ से, दो टाइप से अपन exit प्लान कर सकते हैं। तो पहला तो है गोइंग पब्लिक, भाई आईपीओ लागो और उनको जो भी स्टार्टिंग के जो इन्वेस्टर्स है उनको रफा दफा करो और उनको खाली करो, एग्जिट प्लान दे दो। या फिर अक्वायर हो जाओ, कोई बड़ी कंपनी से अक्वायर हो जाओ, तो वो खत्म हो सकता है। तो दो टाइप की एग्जिट स्ट्रेटेजीज हो सकती है। फिर टेक्नोलॉजी फोकस, स्टार्टअप्स ऑफर ऑपरेट इन टेक ड्रिवन फील्ड्स यूजिंग एडवांसमेंट्स इन एरियाज लाइक सॉफ्टवेयर, एआई एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तो होना है भाई, स्टार्टअप है नया नया कुछ एआई बज़वर्ड तो होना चाहिए ना, सॉफ्टवेयर एआई बस बायोटेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी फोकस ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ इफ वी सी द स्टार्टअप्स। फिर होता है कल्चर, वैल्यूज एंड लीडरशिप, स्टार्टअप्स प्रायोरिटाइज अ डायनामिक एंड इनोवेटिव कल्चर, ऑफन एम्फसाइजिंग वैल्यूज लाइक क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन टू अट्रैक्ट द टॉप टैलेंट। अब उनके पास पैसे तो है नहीं, वो ठहरे नहीं ठल्ले, कुछ तो है नहीं, पैसे इतने सारा तो है नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, टॉप टैलेंट जो होता है ना उसको बोलते हैं कि भाई तो हमारे साथ काम कर, अगर हम सक्सेसफुल होंगे तो तुम्हें ईसॉप दे देंगे, अपने कंपनी के स्वेट इक्विटी शेयर दे देंगे। तो वो सब चीजें होती है, कोलैबोरेशन होता है, अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट्स, क्रिएटिविटी हो जाती है, आपस में काम करके करके, तो वो एक वैल्यू सिस्टम और कल्चर बन जाता है। तो अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत सिंपल सी है, इनोवेशन, रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत है, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, वेंचर कैपिटल, लीन ऑपरेशंस। फिर आ जाता है रैपिड ग्रोथ, इकोसिस्टम सपोर्ट, फेलियर एंड लर्निंग, एग्जिट स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजी फोकस, कल्चर, वैल्यू एंड लीडरशिप। तो ये सब चीजें आ जाती है। अगर अपन स्टार्टअप्स देखें तो सम फेमस स्टार्टअप्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब कौन कौन से, स्पेस एक्स है, स्ट्राइप है, डीडी सिंह पता नहीं क्या है, जूम है, न्यू बैंक है। इंडियन स्टार्टअप्स देखे तो पेटीएम, बाइजू, ओला, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, तो अपन सबको पता है नाम नाम क्या क्या है भाई, ये तो उतना कुछ है नहीं। अब इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप, इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप अपन यहाँ से देखेंगे। अब नाउ वी विल स्टार्ट विद इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप। तो अर्ली स्टेजेस, एंटरप्रेन्योरशिप बिगिन विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन एंशिएंट ट्राइबल सोसाइटी। तो पहले के जमाने में जब अपन आदिवासी में रहते थे तो क्या होता है कि भाई गुड्स ले ले, मैंने कुछ, मेरे पास कुछ पड़ा है तू ले ले, तेरे पास कुछ पड़ा है तो मुझे दे दे। फिर एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट हुआ, अब आया मेन चीज एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट। अब सोचो एग्रीकल्चर एडवांसमेंट, अपन के पूर्वज ऐसे काम कर रहे होंगे, ऐसे खोद रहे होंगे, ऐसे टूल्स मार रहे होंगे, तो टूल्स डेवलप हुए। तो पहले मेन आई टूल्स की बात। तो एग्रीकल्चर लेड टू स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक क्रिएटिंग ज्वेलरी एंड टूल्स। एग्रीकल्चर को लेकर टूल्स तो चाहिए होंगे ना, तो टूल्स बनाने के लिए एक और धंधा बन गया। फिर क्राफ्टिंग ऑफ ज्वेलरी, भाई उन लोगों को सोना मिल गया, जब खोदने बैठे तब सोना मिला, डायमंड मिला। तो
अब उसको मिला तो उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो एक अलग बिजनेस शुरू होगा। सो इट लेड टू क्रिएशन एंड क्राफ्टिंग ऑफ द ज्वेलरी बिजनेस। फिर आ गया बार्टर सिस्टम गिव राइज टू द ट्रेड। लिमिटेशंस लेड टू इन्वेंशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम्स। अब बार्टर सिस्टम अपन को पता है भाई, 1 किलो वीट, 2 किलो राइस, भाई कुछ भी चलता था, कुछ भी आड़ इधर कुछ ना कुछ चलता रहता था, बट उसको कैसा लगा, मॉनेटरी सिस्टम क्या है, सिक्का लाया। अब उसकी बात करते हैं। So money evolved from shells and rocks to precious metals. Banks provided secure storage. तो अब क्या है भाई, अपन को पता है मनी में क्या होगा, पहले तो भाई वो पत्थर होते थे, फिर उसके सिक्के बने और वो सब ऐसे 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 धीरे धीरे प्रीशियस मेटल्स तक भी पहुंच गए। बट फिर पता चला भाई ट्रैवल करने के लिए कि इतना बोरा लेके जाएंगे, तो उसके लिए अपन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, पेपर मनी को। पेपर मनी आ गया, फिर आ गया बैंक करेंसी, वो आ गया। सो दैट वाज इट। अब डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, द एमर्जेंस ऑफ टाउन्स एंड cities facilitated local and long distance trade। तो लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि भाई जैसे जैसे बढ़ेगा भाई, जाओ दूर जाके धंधा करो, अपने शहर में कर लिया, अब दूसरे शहर में जाओ, तो वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ गया। फिर इट इज एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स एंड रेगुलर ट्रेड रूट्स यूजिंग हॉर्सेज एंड शिप्स। तो भाई है ना भाई, इतना पैदल तो जा नहीं सकते, तो भाई शिप्स की मदद ली, फिर घोड़े आ गए, सबकी मदद ली और उससे ट्रेड करना करना शुरू कर दिया, बढ़ गया। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अब आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। भाई ये सब तो आदिवासी के जमाने में, बाबा आदम के जमाने का था, बट अब आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री मार्क सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। तो एक इकोनॉमिक चेंज आ गया, हाँ भाई पैसे आने लगे, जॉब्स लगने लगी सबकी। सो एंटरप्रेन्योर्स ड्रोव इनोवेशन एनेबलिंग मास प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी गेन्स। तो भाई मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और एफिशिएंसी गेन्स लाना शुरू कर दिया। अगर अपन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो इट वाज पीरियड 1760 टू 1840। इट ब्रॉट इनोवेशन। इनोवेशन क्या क्या? मशीन्स रिड्यूस ह्यूमन लेबर, राइज ऑफ फैक्ट्रीज, स्टीम इंजन एंड रेलरोड। तो क्या क्या आई भाई मशीन्स, जो ह्यूमन लेबर को जो मशीन्स थी वो रिड्यूस हो गई। फिर फैक्ट्रीज की उपज ज्यादा होने लगी, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज आने लगी, स्टीम इंजिन आ गए, रेल रोड्स आ गए, तो ये सब आ गया। फिर एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टेड इन रेल रोड्स, अर्ली फैक्ट्रीज एंड मास प्रोडक्शन। एग्जांपल टेक्सटाइल्स में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब अगर सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें तो पीरियड 1870 टू 1914। तो इसमें क्या क्या इनोवेशन है? इलेक्ट्रिसिटी आई, गैस आई, ऑयल, मास प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड आयरन। तो ये में स्टील एंड आयरन आ गया। फिर ऑटोमोबाइल्स, टेलीग्राफ सब आने लगा। सिग्निफिकेंट ग्लोबलाइजेशन हुआ। एंटरप्रेन्योर्स एक्यूमुलेटेड वेल्थ थ्रू मास प्रोडक्शन। जो बड़े बड़े थे भाई, उसने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाल दी और उसमें पैसा कमा छापना शुरू कर दिया। अर्ली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी नरवरजी टाटा, सेठ हुकुमचंद। तो ये थे। ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, न्यूक्लियर एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, जो अपन अभी की दुनिया जी रहे हैं बेसिकली, वो सब थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आ गया। नाउ एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड ग्लोबल बिजनेस। अब तो क्या है भाई, पूरी दुनिया अपना धंधा है, जहाँ करना हो करो, leveraging digital and electronic advancements। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या? पीरियड 2000 ऑनवर्ड्स। जो भी अभी का जो भी है, क्या भाई एआई आ गया, कनेक्टेड मशीन लर्निंग, रिन्यूएबल एंड डेटा एनालिटिक्स जो भी है। तो कनेक्टेड डिवाइस, एआई, मशीन लर्निंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेटा एनालिटिक्स। एंड आई वांट to focus on digital transformation, automation and sustainability। तो अभी अब एंटरप्रेन्योर्स क्या करने लगे? क्या भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, ऑटोमेशन होने लगा, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ तो करना है पर पक्का सस्टेनेबल ग्रोथ करो, तो वो चीज आ गई। वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में होने लगा। तो ये अपना हो गया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहे, साल बीतते गए, तो कैसे कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता गया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप तो भाई मस्त है, मजा आएगी। एंटरप्रेन्योरशिप शेयर सेवरल overarching characteristics, but the type of entrepreneur you are or aspire to be could look very different from someone else's perspective and may influence your goals as well as shape the future of your business। Let's discuss the type of entrepreneurs and how the respective priorities and goals create unique businesses and distinctively affect the consumers। तो कौन कौन से? तो पहला तो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, फिर है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, फिर आ जाता है सोशल एंटरप्रेन्योर, वुमन एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, जो बोलता है इंट्राप्रेन्योर भी उसको बोलते हैं ना। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ये यहाँ से देखते हैं। Now, innovative entrepreneurs कौन कर? So it is focuses on introducing new products, ideas or solutions, continuously improve goods or services using new tools, technology and strategies, disrupt markets and create innovative business models। तो ये क्या इनोवेटिव क्या है भाई? इनोवेशन कुछ नया एकदम ही मस्त वाला लेके आ गए कुछ चीजें, तो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप है कि भाई एकदम नया ही कुछ मार्केट में आज तक कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो आ गया। तो क्या है? पहले तो इंटेल की माइक्रोचिप्स थी, फिर स्पेस एक्स के भाई स्पेस ट्रैवल करना है उसके लिए बनाया, फिर यूपीआई। ऐसा कभी सोचा था कि भाई हाँ भाई स्कैन करेंगे और पेमेंट हो जाएगा? तो वो पॉसिबिलिटी हुआ क्योंकि इनोवेशन आया, चीजों में इनोवेशन आया, उस वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हुई। फिर जोमेटो ऐसा
सोचो 2010 में अपन बैठे थे, कभी सोचा था मोबाइल में ऐसा करेंगे और आ जाएगा फूड घर पे, ये ब्लिंकिट, अब तो ब्लिंकिट 10 मिनट में भाई ग्रोसरी, डार्क स्टोर्स, वो सब कभी सोचा भी नहीं था। सो इट इज अ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। फिर है इमीडिएटिव एंटरप्रेन्योर। इमीडिएटिव एंटरप्रेन्योर मतलब क्या है? छापो, जो भी है छापो, जो कॉपी ये जो पहले बना है उसको छापना शुरू कर दो। तो क्या है, भारत पे मॉडल आफ्टर पेटीएम, तो पेटीएम ने पहले एक मॉडल बना दिया था, अब उसको छापो, भारत पे ने छाप दिया। So it is immediate entrepreneurs. So mimic successful models and strategies of other businesses, improve scalability and efficiency of existing ideas, found mostly in developing countries। तो भाई इंडिया तो अपने डेवलपिंग है और अपने तो छापने में तो हम माहिर है, तो छापते रहो। फेस लोअर रिस्क कंपेयर टू इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। फिर आ जाता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स तो भाई सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर क्या है ब्लड बैंक, वो सब ये मजाक की चीज नहीं भाई, सही बात है। तो ये सब होती है, गूंज है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो सोशल एक्ट पूरा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सो इट एम्स टू एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस एंड ड्राइव सोशल चेंज, combine business acumen with social responsibility to create sustainable solutions for issues like poverty, education, environment and healthcare। के भाई पानी बचाओ, फॉरेस्ट बचाओ, कुछ भी। वनतारा जो जैसे खोला अपना अनंत भाई ने वनतारा, तो वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर है कि भाई मुझे वाइल्ड लाइफ बचानी है, तो वो उसकी सोच है। तो दिस आर द सोशल एंटरप्रेन्योर्स। अगर वुमन एंटरप्रेन्योर्स, नारी शक्ति जिंदाबाद। So women entrepreneurs, female leaders breaking barriers and driving innovation in diverse sectors, contributes to the economic growth and gender inclusivity despite facing unique challenges। तो क्या है, किरण शॉ बायोकॉन बना है, फाल्गुनी नायर नायिका नायिका बना है भाई, बड़ी बात है भाई, नायिका अपने पता है ना। फिर चित्रा रामकृष्णा एनएससी नायिका, मतलब भाई कितना ऑर्डर करता है पता नहीं, भाई ये लड़कियां ऑर्डर ही करती रहती है नायिका से, पता नहीं क्या है, उसको उन लोगों को सुकून मिलता है नायिका से। सो इट इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया और जो स्टार्टअप उन्होंने किया। फिर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स इंटरप्रेन्योर्स, तो मतलब जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां पे भाई कुछ नया फोड़ो, कुछ नया मस्त बनाओ। सो entrepreneurial individuals within the organizations driving innovation and change use existing corporate resources to develop creative solutions and foster adaptability in organizations। तो क्या है, गूगल्स 20% टाइम पॉलिसी, पोस्ट इट नोट, थ्री है AWS, मतलब अमेजोन ने अमेजोन वेब सर्विसेज शुरू कर दी। तो वो सब चीजें यहाँ पे अपने देख सकते हैं, एज ए कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप देख सकते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ, ये हो गया अपना एंटरप्रेन्योर्स की टाइप हो गया, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी है अपना। तो ये पहले देख लेंगे, तो चैलेंजेस इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज क्या है। तो लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, स्किल वर्कर्स नहीं है अपने में, फिर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ सूटेबल एजुकेशन, भाई अपने में आदि पर तो आबादी पढ़, पढ़ना है दूर है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। तो ये फिर चीजें है, लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल, कैपिटल इन नेसेंट मार्केट्स, ठीक है वो सब ठीक ठीक है। की इकोसिस्टम डेवलपमेंट्स क्या करनी है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक स्टार्टअप इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी सपोर्ट, डिजिटलाइजेशन एंड इंटरनेट एक्सेस जो भी अपन ने दिया है, फिर स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, फॉस्टर्स रिसर्च ड्रिवन स्टार्टअप्स। तो आईआईटी एनआईटी जैसे इंडस्ट्रीज, आईआईटीज और एनआईटीज है, वहां पे जो रिसर्च होता है उसको भाई फंडिंग दो, फंडिंग उसको मिलेगी तो वो आगे जाके और बड़ा कर पाएगा, देश का नाम रोशन कर पाएगा। तो सोसाइटल परसेप्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इवॉल्विंग, फेलियर इज इंक्रीजिंगली सीन एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मतलब अब एक्सेप्टेंस बढ़ रही है कि हाँ भाई शायद कोई धंधा फेल हुआ तो उतनी बड़ी है नहीं, कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो ऐसा लर्निंग देख के अपन आगे बढ़ सकते हैं। फिर वाइब्रेंट इकोसिस्टम पोजिशनिंग India is a global hub for innovation, job creation, and economic growth। फिर है role of entrepreneurship and startups in economic development। तो role of entrepreneurship and startups in the economic development, तो ये भी यहीं से पढ़ेंगे अपन। तो पहला तो है एस्पेक्ट, तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेलर टू डाइवर्स पॉपुलेशन नीड्स। इनोवेशन हेल्प सॉल्व चैलेंजेस एंड रिवोल्यूशनाइज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो अपन ने जैसे बात की बायोटेक, बायोकॉन है, तो वो बायोटेक में एक ऐसी इनोवेशन ला रही है कि भाई आपकी एज कम हो जाएगी, मतलब आप ज्यादा जल्दी मरोगे नहीं, आपकी एज बढ़ जाएगी। फिर ओयो है हॉस्पिटैलिटी में, उन्होंने इनोवेशन लाया। फिर जोमेटो है जिसने फूड डिलीवरी में इनोवेशन लाया। तो ये सब चीज है। फिर जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन अपन ने बोला कि भाई कुछ भी नया चीज आएगा उसमें जॉब्स क्रिएट होगी। अपन ने देखा है स्विगी ड्राइवर्स, जोमेटो के ड्राइवर्स, ओला जो कार ड्राइविंग करता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। सो स्टार्टअप जनरेट एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस स्किल लेवल्स, अब्सॉर्बिंग बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो अनस्किल्ड लेबर जो अपन ने वो देखा कि भाई ड्राइवर्स है और वो सब जो अनस्किल्ड लेबर्स में आ जाते हैं, तो वो वहां पे चले जाते हैं। और अगर स्किल्ड लेबर फोर्स की बात करें अपन, जो प्रोफेशनल्स है, तो वो एज अ मैनेजरियल रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उसमें चले जाते हैं। तो दैट्स
अगर कोई नया स्टार्टअप अगर बड़ा बनता है तो वो दोनों टाइप के वर्कर्स को सर्व करती है, वो चीज है। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कंट्रीब्यूट टू द इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बात हो गई। फिर वेल्थ क्रिएशन, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जनरेट सब्सटेंशियल वेल्थ फॉर फाउंडर्स इन्वेस्टर्स इन द इकोनॉमी। तो फ्लिपकार्ट है, ग्रो है, वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करके दे देते हैं इन्वेस्टर्स को। फिर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, enhances productivity, efficiency, and global standing by fostering a favorable business environment, attracts investments, and reduces dependencies on a few sectors, boosting the economic resilience। तो भाई इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस आती है कि हाँ भाई हम भी कुछ बड़ा करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम भी, हमको भी कुछ बड़ा करना है, तो भाई कंपटीशन बनी रहती है। और जहां पे कंपटीशन होती है ना, वहां पे भी बेस्ट, वहां पे ही बेस्ट चीजें निकल सकती है। सो इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस एट ओवरऑल इंडियन लेवल, एट ओवरऑल वर्ल्ड लेवल। फिर आ जाता है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूसेस रिलायंस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड एंश्योर्स रेजिलियंस टू द एक्सटर्नल शॉक्स। रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप्स लाइक रिन्यू पावर इन इंडिया। तो आज तक अपन क्या आगे रिन्यूएबल एनर्जीज के जो भी सोर्सेस है वो अपन बाहर से, कोल है मतलब कोल तो अपन इंडिया से ही करते थे, बट जो ऑयल, क्रूड गैस ऑयल्स और वो जो है वो बाहर से लाते थे। बट अगर वही चीज अपन इंडिया में कुछ ऐसा कोई स्टार्टअप से लो भाई, वो सब चीजों में चले जाए, तो भाई अपने देश के अंदर ही कुछ ना कुछ नया नया इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होता रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसका रोल क्या आ जाता है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करते हो, डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या है, तो पहले तो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो अपन अगर बात करें तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, तो ये वाला है। If we see, it is entrepreneurship and startups and developing economies. I believe that entrepreneurship is a most reliable path to the economic independence and sustainability. It empowers individuals to shape their own destinies and in doing so contributes to the prosperity and progress of the entire nation. Who said this? It was said by Barack Obama, 45th President of the United States. तो ये जताता है कि भाई अगर एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा होगी एक कंट्री में, तो भाई इंडिपेंडेंस ज्यादा होगी, आत्मनिर्भर लोग ज्यादा होंगे, और उससे उनका तो फायदा होगा, दूसरे लोगों का भी फायदा होगा, बट अल्टीमेटली देश का पूरा एज ओवरऑल अपन देखें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा फॉर द सेम, अगर एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा से ज्यादा होती रहे। फिर फॉलोइंग फ्रॉम द अबव कोड, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डेवलपिंग कंट्रीज शुड एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी। तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज को क्यों ये सब चीजें करनी चाहिए, तो पहले तो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ by fostering innovation. Globally recognized examples like Silicon Valley in the US, characterized by a multitude of startups and tech giants such as Apple and Google. In India, the success of startups like Flipkart and Zomato exemplifies the transformative impact of entrepreneurial ventures on the economic innovation. तो वही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन होती रहेगी, वो चीज आती है। फिर जॉब क्रिएशन अपन ने बात कर ली, फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ये भी अपन ने बात की। इकोनॉमिक डाइवर ये एफडीआई अट्रैक्शन, भाई जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगी, वो वहाँ पे एफडीआई आ जाता है। उन लोगों को पता है भाई यहाँ पे बढ़ेगा धंधा, तो आ जाता है। तो क्या पहले तो इंडिया टेक हब में आ गया बेंगलोर में, फिर पेटीएम का फिनटेक अगर सक्सेस हुआ तो वहाँ पे उन लोगों ने एफडीआई इन्वेस्ट किया। तो सोशल इम्पैक्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तो यही है कि भाई आई केयर, अरविंद आई केयर, उन्होंने एकदम अफोर्डेबल हेल्थ केयर इन इंडिया प्रोवाइड किया। तो एक सोशल इम्पैक्ट, लेंस कार्ड ने क्या किया भाई, लोगों की आंख सुधारनी है तो उसके लिए कर रहा है। तो सोशल इम्पैक्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ आ जाती है अगर ये सब चीजें अपन देखें। तो डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात करें तो वही ये सब चीजें जो पड़ी पड़ी है, ऊपर ऊपर जो पड़ी है वही है। तो वही चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन, एफडीआई, सोशल इम्पैक्ट, तो वही सब चीजें आ जाती है ना। राइज ऑफ स्टार्टअप्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव, the realm of startups, the US stands out as a leader despite having smaller population compared to China and India. Remarkably, the US not only maintains its first place position in total startup output, but does so with exceptional strength. The achievement emphasizes the robust nature of the US startup economy, outperforming both India and China and India, even though these countries have larger population. An interesting factor to take into account is the adjustment of rankings based on the population size. When considering that the US score is nearly 4 times higher than that of a second ranked country, the highlights is undeniable dominance of US in the startup landscape. In simple terms, the US is way ahead of the other nations in producing startups, showcasing its impressive entrepreneurial progress. Even the China and India share a similar population as ज्ञानबाजी हो रही है, पढ़ लेते फटाफट, कुछ नहीं है। China's total startup output is nearly twice as this clear difference। ठीक है, टाइम पास है, रिफर दिस चार्ट और ठीक है, हाँ भाई कर लेंगे। In a global perspective, startups represent dynamic hubs of innovation and entrepreneurship, driving economic growth and technological advancement. Startups have instilled a proactive and risk-taking mindset. The startup culture promotes innovation, fostering का हाँ भाई ठीक है, करता रहे। हाँ बस वही है। अब चलो, अब अपन आ जाता है ग्लोबल स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं। तो पहला तो लेट्स एक्सप्लोर फ्यू ग्लोबल स्टार्टअप्स दैट हैव इंट्रोड्यूस्ड इनोवेशन एंड प्रोवाइडेड न्यू आउटलुक ऑन द बिजनेस वर्ल्ड वाइड। तो पहला तो है टेस्ला, फाउंडेड
2003 में, फाउंडेड बाय कौन है, अपने एलन भैया, एलन मस्क। टेस्ला has emerged as a pioneer in sustainable transportation and energy solutions. तो कहाँ का sustainable transportation and energy solutions, boosting a valuation surpassing 800 billion की वैल्यूएशन भाई सरपास कर दी। मस्क इनोवेटिव इनोवेशन लेड टू डेवलपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, कटिंग एज बैटरी टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट्स इन ऑटोनोमस ड्राइविंग। तो भाई क्या कहाँ कहाँ भाई उन लोगों ने किया, ईवी कटिंग एज बैटरी टेक्नोलॉजी बना दी। कहाँ कहाँ पे, पहला तो है ईवी कटिंग एज बैटरी टेक्नोलॉजी, फिर एडवांसमेंट इन ऑटोनोमस ड्राइविंग। But Tesla's business strategy revolves around vertical integration, ensuring control over the entire production process। मतलब वो एक चीज पे नहीं भाई, पूरा ही ले लो, पूरा ही अपन बनाएंगे, पूरा ही अपन करेंगे। And a direct to consumer sales model, positioning the company as a leader in the global EV market। मतलब उसका क्या है भाई, पूरा ही अपन मैन्युफैक्चर करेंगे और अपन ही बेचेंगे। तो D2C मार्केट भी वही करते हैं, बनाते भी वही है, तो पूरा प्रॉफिट उसकी कंपनी में रह जाता है। फिर है उबर, फाउंडेड इन 2009। इट वाज co-founded by Travis Kalanick and Garrett Camp. Uber has disrupted the traditional transportation industry with a valuation exceeding 70 billion. The company technology connects riders with drivers through user-friendly mobile app, revolutionizing the taxi. Uber's business strategy focuses on rapid expansion, diversification into services like Uber Eats and a platform-centric approach, allowing for continuous innovation। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं भाई उबर क्या करता है, भाई सबको पता है, सबने यूज किया है। तो अब वो इसमें क्या बता रहे हैं कि भाई वो उबर विच भी ला सकता है और उससे ज्यादा अपना धंधा बढ़ा सकता है, यही बात है। फिर एयरबीएनबी, एयरबीएनबी कब हुआ, 2008 में फाउंड हुआ। किसने किया था, ब्रायन चेस्की, नेथन ब्लेस्कर्स्की एंड जो गैबिया co-founded Airbnb, transforming the hospitality industry with a valuation exceeding 100 billion। Airbnb's platform enables users to rent lodging and unique ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। मतलब एयरबीएनबी पता तो होता है मोस्टली, बट अगर शायद नहीं पता किसी को, तो एयरबीएनबी क्या है कि भाई फॉरेन में लोग ट्रैवल करने जाता है, वहां पर अगर किसी को विला चाहिए या फिर कोई होटल रूम चाहिए, तो वो रेंट पे दे देता है और अकोमोडेशन एक्सपीरियंसेस ज्यादा एनहांस करके दे देता है। सो इट इज लाइक रिलेटेड सर्विसेज लाइक एयरबीएनबी। वो बोल रहा है कि भाई और ज्यादा अगर कुछ धंधा एक्सपेंड करना है तो एयरबीएनबी एक्सपीरियंसेस जैसे भी कोई चीजें बना सकती है। फिर आ जाता है स्ट्राइप। ये स्ट्राइप है ना अपना यूपीआई पेटीएम जैसा ही कुछ है। ब्रदर्स ब्रेक फिनटेक स्टार्टअप वैल्यूड एट ओवर 100 बिलियन। कौन है, ब्रदर्स पैट्रिक एंड जॉन कॉलिसन। Stripe's technology simplifies online payment processing for businesses, providing secure and efficient payment solutions. The business strategy centers around developer-friendly tools, enabling seamless integration for e-commerce, subscription services, and mobile payments। तो ये क्या है, रेजर पे वाला जो है ना, रेजर पे जिस सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, वैसा ही ये स्ट्राइप प्रोवाइड करता है। फिर आ जाता है Palantir Technologies, founded in 2003, founded by Peter Thiel, Alex Karp, and others. Palantir Technologies has become a leader in the data analytics, has become a leader in the data analytics and intelligence software valued at over 40 billion। Palantir's technology assists government agencies and business in making data-driven decisions. The business strategy involves big data analysis, aiding organizations in enhancing the decision-making process and ensuring national security। तो Palantir क्या है भाई, पीटर थिल और एलेक्स कैप ने किया। भाई उसका क्या मेन, तो मेन पर्पस क्या है कि भाई डेटा एनालिसिस, बिग डेटा है उसका एनालिसिस करके भाई चार्ट फॉर्म्स और वो सब में लाके रख देने का। Now we move to the SpaceX। SpaceX क्या है, founded in 2002। It was founded by Elon Musk। SpaceX has redefined space exploration। जब भाई अपन को बाहर घूमने जाना है, अपन को भाई बहुत पैसे है लोगों के पास, वो स्पेस में घूमेंगे, तो एलन भैया ने बना दिया SpaceX and transportation with a valuation exceeding 100 billion। SpaceX technology includes reusable vehicle system and spacecraft, significantly reducing the cost of space travel। The business strategy revolves around fostering commercial space exploration, reducing space travel costs, and working towards enabling human colonization of Mars। स्पेस एक्स का मकसद क्या है कि भाई जो भी अपन स्पेस स्पेस में स्पेस टूरिज्म है वो सस्ता हो जाए, और जब भी कॉलोनाइजेशन होना है मार्स तक, मार्स पे, तब अपनी कंपनी जो लोकल बंदे हैं, मतलब क्या मार्स पॉपुलेशन को जो ले जाए वहां तक, तो वो स्पेसएक्स ले जाए। फिर है जूम। जूम तो पता ही है भाई, धंधा मतलब ऑनलाइन मीटिंग, ये रिकॉर्डिंग में मैं जूम पे ही कर रहा हूँ। तो जूम क्या है, इट एनेबल्स ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो रिकॉर्डिंग और वर्चुअल कोलैबोरेशन, तो वो आ गया। उस फाउंडर किसने किया है, एरिक युआन। स्नैपचैट अपन को पता है, स्नैपचैट में भी क्या होता है, स्नैपस्टिक और वो सब है। स्नैप टेक्नोलॉजी फोकस ऑन मल्टीमीडिया मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया, कैटरिंग प्रीडोमिनेटली यंगर डेमोग्राफिक्स। तो भाई यंगर के उन लोगों को क्या फास्ट फास्ट चाहिए भाई, हर रोज चाहिए, तो वो चीज है स्नैपचैट। द बिजनेस स्ट्रेटजी रिवॉल्व्स अराउंड इनोवेटिव फीचर्स। ये आ गया भाई, हाँ भाई वो वर्चुअल स्टिकर आ गया, बूढ़ा बना दिया, जवान बना दिया, मूछ आ गई, दाढ़ी आ गई, तो वो सब चीजें आ जाती है। एआर एक्सपीरियंसेस एंड मेंटेनिंग एंगेजमेंट थ्रू डायनामिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर आ जाता है डोर डैश। डोर डैश कब फाउंड हुआ, 2013 में टोनी जू एंडी
एंड स्टैनली टैंग को फाउंडेड डोरडैश, अ फूड डिलीवरी स्टार्टअप। तो अपना जो स्विगी है ना, वहां पे डोरडैश होगा कुछ, तो फूड डिलीवरी स्टार्टअप वैल्यूड एट $70 billion. DoorDash technology connects users with local food delivery, simplifying the process of ordering food online. The business strategy involves expanding its delivery network, forming partnership with restaurants. फिर है डीडी शुंग, मस्त डीडी शुंग। तो ये क्या है, चैंग वी एंड जियोन लू फाउंडेड डीडी शुंग, a Chinese ride-hailing giant valued at over 60 billion. DD's technology competes with Uber in the ride-sharing market, providing extensive, मतलब वही है कि भाई अपना ओला 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 उबर है, वहां पे डीडी एंड उबर है, बस वही है। फिर अगर देखें अपन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो बस वही ज्ञान पेला है। फिर अपना आ जाता है कौन कौन सा, अपन डायरेक्ट अब चले जाएंगे, अपन को पता है कि भाई कौन कौन सा क्या क्या करता है। तो फ्लिपकार्ट किसने फाउंड किया, सचिन बंसल एंड बीनी बंसल। 37 बिलियन की वैल्यूएशन फ्लिपकार्ट क्या करता है सबको पता है। फिर पेटीएम आ जाता है, विजय शेखर शर्मा फाउंडेड पेटीएम, 16 बिलियन। तो वो चीज आ जाती है फाइनेंशियल वाला। ओला, ओला किसने किया था, भावेश अग्रवाल एंड अंकित भाटी। जोमेटो दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा। जीरोधा नहीं, नितिन कामत एंड निखिल कामत। तो जीरोधा क्या है, यूजर फ्रेंडली फाइनेंशियल एजुकेशन देता है। फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का वो ब्रोकर है, वो है। फिर ओयो रूम्स कितना है, रितेश अग्रवाल ने करा था, फाउंडेड ओयो रूम्स हॉस्पिटैलिटी के लिए है। फिर है स्विगी, नंदन रेड्डी, रिवर्शम मेजेटी एंड राहुल जेमिनी को फाउंडेड स्विगी, फूड डिलीवरी पार्टनर। तो भाई जो जोमेटो में है वही जैसा स्विगी में आ जाता है। फिर है उड़ान, सुजीत कुमार वैभव गुप्ता and अमोल, B2B e-commerce platform valued at over 7 billion. Udan's technology connects businesses with suppliers, streamlining procurement processes. The business strategy includes digitalizing traditional supply chains, facilitating easy access to the goods, and enabling the success and enabling small businesses to thrive. फिर आ जाता है रेजर पे, हर्षिल माथुर एंड शशांक Kumar co-founded Razorpay, a fintech startup valued at over 3 billion. Razorpay provides payment solutions for businesses focusing on simplifying online transactions. The business strategy involves technological innovation, expanding service offerings, and catering to the needs of the rapidly growing digital economy. फिर आ जाता है InMobi, फाउंडेड इन 2007, नवीन तिवारी, अभय सिंगल एंड अमित गुप्ता। इन लोगों ने क्या है, मोहित सक्सेना फाउंडेड InMobi, एन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी वैल्यूड एट ओवर 1 billion. InMobi technologies offer mobile advertising solutions, including personalized content and analytics. The business strategy involves global expansion, strategic acquisitions, and staying at the forefront of mobile advertising. तो InMobi क्या करता है कि भाई जो भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए चीजें है वो InMobi देता है। Now we'll start with the next topic, that is being an entrepreneur. तो भाई entrepreneur बनने का क्या, entrepreneur बनते हो क्या भाई, क्या है पर entrepreneur की journey? Embarking on the entrepreneurial journey is a bold endeavor that demands a unique blend of passion, resilience, and strategic vision. Being an entrepreneur involves not just creating a business but navigating a landscape of challenges and opportunities. Successful entrepreneurs share common traits such as unwavering determination, by determination होनी चाहिए, adaptability, कोई भी चेंज है तो एडेप्टेबल है कि भाई हम चेंजेस को अडेप्ट कर लेंगे, एंड देन एपेटाइट ऑफ रिस्क टेकिंग तो होता ही है, तभी ही एंटरप्रेन्योर बन सकता है वो। फिर इंडिया, several entrepreneurs have left an indelible mark on the business landscape. One standout example is Mukesh Ambani, the chairman of Reliance Industries. Mukesh Bhai, his strategic decisions, especially the launch of Jio भाई, पता है ना अपन को, revolutionized the telecom communication industry in India. The resilience of entrepreneurs like Ambani is reflected in the fact that despite the challenges, they continue to innovate and shape the industries. Global level पे कौन है, Elon Musk stands as a beacon of entrepreneurship. Founder of companies like Tesla and SpaceX, Musk exemplifies a visionary approach pushing the boundaries of technology and sustainability. Musk's journey underscores the need for audacious goals, innovative thinking, and the ability to pivot in the face of the adversity. The entrepreneurial landscape is marked by staggering numbers and compelling facts. According to Global Entrepreneurship Monitor report, over 100 million businesses are launched annually, highlighting the global appetite of entrepreneurship. In India, the startup ecosystem has witnessed a remarkable growth, highlighting the dynamic nature of the entrepreneurial landscape in the country. ठीक है भाई, ज्ञान फैल रहा है। The ease of or difficulty of being an entrepreneur is subject to influence by factors like market conditions, regulatory environments, and personal resilience. Starting a business demands a substantial effort, with statistics indicating that a significant percentage of startup faces challenges and may not survive beyond the initial years. However, success stories like those of Dhirubhai Ambani's Reliance or Jeff Bezos' Amazon highlight that with the right mix of vision, hard work, and adaptability, entrepreneurial endeavors can lead to the transformative outcomes. The path of to entrepreneurship is not without the hurdles. हर्डल्स तो है ही भाई, कोई भी काम करोगे हर्डल्स तो आएंगे। बट एंटरप्रेन्योर्स often grapple with financial constraints, market uncertainties, and the constant need for the innovation. Despite these challenges,
The allure of entrepreneurship lies in the potential to create impact and disrupt the industries positively. Being an entrepreneur is multifaceted journey that demands a unique set of skills and qualities. The landscape is adorned with examples of individuals who have navigated challenges and emerged as transformative figures. Whether in India or globally, the numbers speak to the increasing prevalence of entrepreneurship. While the journey is marked by difficulties, the potential for innovation, growth, and positive impact continues to attract individuals to the exhilarating world of entrepreneurship. तब पूरा जो भी पैराग्राफ ऊपर पड़ा वो सब ज्ञान फिल्म पीली ही चल रही थी. नाउ स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. तो स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है? तो पहला तो है एडेप्टेबिलिटी. एडेप्टेबिलिटी इज कि भाई कहीं कुछ भी नया चेंज आया तो भाई अपन उसके हिसाब से चेंज कर देंगे, रिस्पॉन्डिंग टू इंडस्ट्री ट्रेंड्स. लीडरशिप, लीडरशिप होनी चाहिए, वो तो कॉमन सी चीज है. लीडरशिप इज एन इंडिस्पेंसेबल स्किल फॉर एंटरप्रेन्योर एज ए गाइडर teams toward the shared goals. A visionary entrepreneur communicates a compelling mission, fosters a positive organizational culture, and inspires individuals to contribute their best. Effective leadership involves not only making strategic decisions but also cultivating a collaborative and motivated workforce essential for achieving the sustained success. फिर है resilience के भाई, हाँ भाई हम करते रहेंगे हार्ड वर्क लास्ट तक करते रहेंगे, जब तक सक्सेस नहीं होगा तब तक अपन करते ही रहेंगे और अल्टीमेटली सक्सेस पा ही लेंगे. तो वो रेजिलियंस है. To withstand setbacks, learn from the failures, and persevere in the face of adversity. The entrepreneurial journey is inherently fraught with challenges, and resilience allows individuals to bounce back, adjust strategies, and maintain focus on long-term objectives. Resilient entrepreneurs use setbacks as opportunities for growth, fostering a mindset that contributes to sustained success over the time. फिर आ जाता है decision making. Decision making is a foundational skill for entrepreneurs who are constantly faced with choices that shape the trajectory of their businesses. Strong decision makers assess the available information, weigh potential risks and benefits, and make informed choices aligned with their strategic vision. Effective decision making is essential for steering the business through uncertainties, identifying opportunities, and optimizing resources for the maximum impact. Now, fifth point is financial literacy. Financial literacy is crucial for entrepreneurs to understand and manage the financial aspects of their businesses. Entrepreneurs with financial acumen can create and analyze budgets, make strategic investment decisions, and ensure the overall financial health of their ventures. दिस enables the entrepreneurs. तो ये क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी का भाई? उन लोगों को जो एंटरप्रेन्योर है उसको भाई धंधे की बारीकियां पता होनी चाहिए, फाइनेंशियल न्यूआंसेस क्या है तो वो सब उसको पता होने चाहिए. फिर दूसरी स्किल क्या है? नेटवर्किंग. भाई नेटवर्किंग मतलब बोलना तो पड़ेगा, लोगों से नेटवर्क करेगा तभी वो सेल्स पिच कर पाएगा. तो वो चीज है नेटवर्किंग. एंटरप्रेन्योर स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग स्किल्स होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए. फिर इनोवेटिवनेस. वही ज्ञान फैल रहा है बारंबार बारंबार बट पढ़ लेता है, क्या है भाई पढ़ना ही है, पढ़ लेता है फटाफट. इनोवेटिवनेस वही है कि भाई न्यू न्यू चीजें इनोवेट होती रहती है. These skills collectively contribute to an entrepreneurial's ability to not only start a business but also sustain and grow it over time. While specific industries may require additional expertise, the foundational skills mentioned above form the backbone of the entrepreneurial success. Continuous development and refinement of the skills are crucial for entrepreneurs to thrive in ever evolving business landscape. Now, other creative and design thinking. So, creative and design thinking represent powerful tools in an entrepreneur's arsenal, facilitating the generation and innovative solutions, fostering user-centric approaches, and driving business success. This methodologies prioritize empathy, ideation, and iteration, creating a dynamic problem-solving framework that is particularly beneficial in startups. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिजाइन थिंकिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर. तो पहला था यूजर सेंट्रिक इनोवेशन. तो कोई भी इनोवेशन जो भी कर रहा है वो यूजर के लिए प्रॉपर है कि नहीं, लाइवलीहुड उसको पसंद आएगा कि नहीं, उसको एक्सेप्ट होगा कि नहीं, उस वो लॉयल्टी के थ्रू आएगा कि नहीं, उसके ऊपर होता है. सो क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, डिजायर्स एंड चैलेंजेस ऑफ द एंड यूजर्स. तो एंड यूजर्स के लिए क्या चीजें हैं उसके लिए उस हिसाब से अपन को प्रोडक्ट डिजाइन करना है. बाय emphasizing with the user experience, entrepreneur can design products and services that truly resonate their target audience. टारगेट ऑडियंस को रेजोनेट कर रहा है कि नहीं, ये चीज है वो आ जाती है. फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन. Entrepreneurs often encounter complex challenges that require innovative solutions. Creative thinking encourages the exploration of diverse ideas and perspectives, leading to novel approaches of problem solving. Design thinking मतलब वही है कि भाई कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को कैसे टैकल करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, वो चीज है. फिर एनहांस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. इन टुडेस डायनामिक बिजनेस लैंडस्केप स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन इज पैरामाउंट. Creative and design thinking enable entrepreneurs to develop unique value propositions, distinctive branding, and innovative products or services. This not only attracts customers but also positions the business as an industry leader, contributing to long-term competitiveness. मतलब एक ही इंडस्ट्री में अगर ले तो अपन जोमेटो स्विगी को ले तो भाई बहुत कंपटीशन है बट वी नीड हर एक कंपनी को ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. मतलब जोमेटो पता है कि भाई वो कैप्शन जो नोटिफिकेशन भेजते हैं ट्रिकी वाले, मतलब जो एकदम ऐसे एंगेजिंग हो, तो ऐसा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना पड़ेगा. तो जब उन लोगों का मार्केट शेयर भी बढ़ा रहे, कंपटीशन भी उसमें
बनी रहे प्रॉपरली। फिर आ जाता है adaptability and resilience. The iterative nature of creative and design thinking fosters adaptability. Entrepreneurs can quickly adjust to the changing market conditions, incorporate feedback, and pivot their strategies based on evolving user needs. This adaptability enhances the resilience of the businesses, ensuring they remain relevant and responsive in the face of the uncertainties. फिर आ जाता है critical thinking skills. Critical thinking is an entrepreneurial skill that objectively analyzes the information and draws the rational conclusion. It helps entrepreneurs assess a situation and come up with a logical solution. Employers look for candidates with critical thinking. उनको चाहिए कि भाई कोई critical thinking वाला बंदा हो उनके पास, या भाई जो प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करे और अच्छी से कोई नया नया आइडिया लेके आए. सो यूजुअली क्रिटिकल थिंकर इज इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट एंड रिफ्लेक्टिव. दिस स्किल्स हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स लॉजिकली कनेक्ट आइडियाज, scrutinize information, evaluate the arguments, and find inconsistencies in work, solve problem issues. Instead of memorizing information, such candidates use the information to deduce the meaningful insights. तो वो लोग ऐसे एनालिसिस करके देता है भाई, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे दे, ग्राफ डिजाइन और पावर बीआई का यूज करके डैशबोर्ड बना दे, तो वो सब चीजें आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाती है. नाउ चैलेंजेस एसोसिएटेड विद क्रिएटिव थिंकिंग एंड creative and design thinking in businesses. So, resource incentiveness. Implementing creative and design thinking methodologies can be resource intensive. The need for extensive research, prototyping, and user testing can strain limited budgets and periods, particularly for startups with constrained resources. मतलब एक्सटेंसिव रिसोर्स अगर मतलब उन लोगों को पता है कि भाई ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, तो उसके लिए R&D करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ेगी कि भाई प्रोडक्ट है बार बार नया 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 लर्निंग के थ्रू एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो एकदम सही हो. तो वो चीज़ों को करने में टाइम लगेगा और बजट भी लगेगा, बट वो कम होता है स्टार्टअप्स के पास. तो वो एक चैलेंज आ जाता है जब भी अपन क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग में जाते हैं. फिर आ जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज. So traditional business structures and processes may resist the cultural shift required for creative and design thinking. Employees and stakeholders accustomed to conventional methodologies may resist embracing a more iterative and user-centric approach. Overcoming resistance to change and fostering a culture that values innovation can be a significant challenge for entrepreneurs. तो पहले कुछ अलग चल रहा था, अब क्रिएटिव और थिंकिंग ऐसा लाना है, तो भाई वो एक एंटरप्रेन्योर रेजिस्ट करेगा भाई ये चेंज नहीं करना. फिर ambiguity in measurement. Measuring the success of creative and design thinking initiatives can be challenging due to subjective nature of creativity. क्रिएटिविटी एक सब्जेक्टिव मैटर है, उसको मेजर कैसे करोगे कि भाई ये ज्यादा क्रिएटिव है कम क्रिएटिव है. वो एक सब्जेक्टिव मैटर है. कुछ चीजें कब चल जाती है, कुछ चीजें कब नहीं चलती, वो तो एक सब्जेक्टिव मैटर है ना, ऐसा कुछ जज तो नहीं कर सकते. So quantifying the impact of innovative solutions and business outcomes may not always align with the traditional method. Entrepreneurs may face difficulty in presenting clear ROI, making it crucial to establish meaningful key performance indicators that align with the unique objectives of the creative initiatives. तो तीन चीजों का एक वही है कि भाई रिसोर्स इंटेंसिवनेस, एम्बिग्विटी इन मेजरमेंट और रेजिस्टेंस टू चेंज. फिर creative and design thinking present represent powerful frameworks for entrepreneurs seeking to innovate, solve complex problems, and differentiate their businesses. By prioritizing user-centric approaches and fostering a culture of continuous innovation, entrepreneurs can harness these methodologies to stay ahead in a competitive landscape. While challenges such as resource constraints, resistance to change, and ambiguous measurement exist, overcoming these obstacles is vital for entrepreneurs aiming to build resilient, adaptive, and successful businesses. तो ये चीजें आ जाती है. आपने अगर कोई भी चैलेंजेस देखा तो उसके हिसाब से ये सब चीजें आगे आए हैं. वो तो है, बट अब उसको ओवरकम करो, वो सब चीजें यहाँ पर शेयर की गई है. Correct. Now we will start with a new topic, that is entrepreneurial decision making. In the fast-paced and dynamic landscape of newer startups, effective decision making is a paramount for success. The ever-evolving market conditions, technological advancement जो हो रहा है, the changing consumer preferences require entrepreneurs to make agile and informed decisions to stay competitive. The speed at which the startups operate demands quick yet well thought out choices to capitalize on opportunities and mitigate the risks. Decision making is a compass. It is a compass guiding startups through uncertainties, help them navigate challenges and seize the market niches. The ability to make strategic decisions ensures resource optimization, critical for startups often working with limited budgets, time spent in the startup ecosystem, where innovation is a constant. Decision making becomes a catalyst for bringing groundbreaking ideas to fruition, fostering adaptability and resilience. The decision making process in its broadest form has five major steps. So, पांच major steps आ जाते हैं. तो कौन से हैं?
Now, if you look at the 5 key steps in entrepreneurial decision making, तो पहला तो आ जाता है identifying the problem or opportunity, second है gathering the information and analysis, third है generating the alternatives, fourth है evaluating and selecting the best option, and fifth है implementing and the monitoring. तो अगर identifying the problem or opportunity में देखें तो पहले तो है recognizing a problem or market opportunity by analyzing trends and the customer needs. तो Airbnb founders को पता चला कि देयर वाज अ लैक ऑफ अफोर्डेबल यूनिक लॉजिंग लीडिंग टू प्लेटफॉर्म फॉर स्पेयर रूम रेंटल्स। तो एयरबीएनबी में उस जगह पे अपना स्टार्टअप बना दिया। फिर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, conducting market research, competitor analysis, and collecting the data to guide the decisions. Netflix shifted to streamlining by analyzing consumer demand and technologies advances, revolutioning and मतलब पहले तो वो कैसेट और वो सब आते थे, बट धीरे धीरे जैसे इवॉल्व हुआ नेटफ्लिक्स ने ऑन डिमांड वीडियोस, स्ट्रीमिंग वीडियोस वाले डाल दिए। फिर जनरेटिंग द अल्टरनेटिव, exploring creative solutions or options to address the problem or opportunity. Elon Musk developed SpaceX and reusable rockets to reduce costs and environmental impact in the space exploration. फिर fourth point आ जाता है evaluation and selecting the best option, assessing the alternatives based on the feasibility, cost, and impact, then selecting the optimal one. Steve Jobs chose to introduce the iPod, transforming the Apple and revolutionizing the music industry. तो इवेल्युएटिंग द सब ऑप्शंस को इवेल्युएट करो और जो बेस्ट वाला है वो निकालो। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक वाइड था, बट वो वाइड कैसे स्टीव जॉब्स ने प्रोवाइड कर दिया, उसमें उसने आईपॉड का इन्वेंशन करके उसको उस वर्ड को कर लिया जमा। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटिंग द चोजन सॉल्यूशन एंड मॉनिटरिंग इट्स इफेक्टिवनेस। मार्क जकरबर्ग acquired Instagram, integrating it with Facebook and leveraging its photo sharing popularity। तो मार्क जकरबर्ग के पास पहले तो फेसबुक था ही, बट जैसे जैसे उसने देखा कि भाई इंस्टाग्राम बहुत ही ग्रो हो रहा है, फेसबुक से भी ग्रो हो रहा है, तो उसने इंस्टाग्राम को भी अपने अंडर ले लिया, उसने इंस्टाग्राम को भी अक्वायर कर दिया। सो दिस इज इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, 5 की स्टेप्स इन एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग। तो ये 5 स्टेप्स है। फिर अपन की इनसाइट्स देखें तो इंटरकनेक्शन ऑफ डिसीजन, द ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट एम्पलीफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, चॉइसेस लाइक मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड बिजनेस मॉडल्स आर फाउंडेशनल फॉर द ग्रोथ। फिर आ जाता है डायनामिक लैंडस्केप, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हेल्प्स startups adopt and thrive in competitive, rapidly changing environments. There are key highlights of succession planning. Key highlights of the succession planning. तो उसमें पहला तो है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस क्या है? ensures smooth wealth, leadership and business continuity across the generations. Examples: Reliance Industries, Ambani family ने क्या है successfully transition leadership from Dhirubhai Ambani to Mukesh and Anil. Bajaj Group transition to Rajiv Bajaj, तो वो आ जाता है। फिर second है global perspective, preserves the legacies while adapting to new technologies, new challenges and opportunities. Walton family transition leadership effectively. Rothschild family banking the industry with governance structures for smooth transitions. Rothschild family के लिए ऐसा बोला है भाई ये दुनिया को ही चलाती है, वो उसका इतने सालों से धंधा चल रहा है कि जब अपने सोचे भी नहीं था तब से वो लोग दुनिया चला रहे हैं। तो वो रॉथशिल्ड फैमिली है, Rothschild family. Challenges: balancing family values, professional management, and aspirations requires strategic planning and communication. Engaging external advisors or family offices to streamline the process। मतलब external advisors को लेके आओ कि भाई कैसे अपन को ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करनी है, तो उसके लिए बंदों को लेके आओ और एक्सटर्नल एडवाइजर्स लो। फिर बेनिफिट्स क्या है? सो safeguards entrepreneurial vision, facilitates talent development, and aligns family goals with the business objectives, aligns successes with the company goals, ensuring long-term success। बेनिफिट्स क्या है कि भाई प्रॉपरली सक्सेड हो गए और जो भी वैल्यू है वो स्टेबल रहे, ऐसा कोई धमापच्ची ना हो, एकदम स्मूथली ट्रांजिशन हो जाए और सक्सेशन प्लानिंग हो जाए। फिर स्ट्रेटेजीज फॉर स्मूथ सक्सेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन गवर्नेंस, सेकेंड है प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लीडरशिप, एंड थर्ड है मेंटरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पहला है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड गवर्नेंस, तो एस्टैब्लिश ओपन कम्युनिकेशन चैनल एंड फैमिली governance structures, create a family constitutions to outline roles and decision प्रोसेस। तो अगर बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है और अगर बहुत झगड़ा होने वाला है, आपको पता है फ्यूचर में, तो भाई प्रॉपरली रोल डिफाइन कर दो और उसके हिसाब से ही सब चीजें हो वैसा देखो। तो वो क्या करता है? मिटिगेट कन्फ्लिक्ट्स, फॉस्टर्स शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड अलाइनमेंट अमंग फैमिली मेंबर्स। फिर है प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लीडरशिप, adopt professional management practices by hiring external executives or training family members, combines family legacy with the professional practices, identifies and develops competent successors। फिर थर्ड है मेंटरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंप्लीमेंट मेंटरशिप बाय सीनियर फैमिली मेंबर्स और एक्सटर्नल एडवाइजर्स, प्रोवाइड फॉर्मल ट्रेनिंग एंड बिजनेस एक्सपोजर टू द सक्सेसर्स। तो इसका आउटकम क्या होगा? प्रिपेयर सक्सेसर फॉर द लीडरशिप रोल्स एंड बिल्ड्स अ कल्चर ऑफ लर्निंग एंड मेंटरशिप, एंश्योरिंग अ स्मूथ ट्रांजिशन। तो मेंटरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी इसके बाद सक्सेस करने वाला है उसको पहले से ग्रूम करना शुरू कर दो, 4-5 साल उसको प्रॉपरली ग्रूम करो, उसके बाद ही उसको बिजनेस को, तो वो सब चीजें अपने को करनी पड़ सकती है। फिर अपने आ जाता है की चैलेंजेस इन सक्सेशन प्लानिंग। तो की चैलेंजेस क्या है?
तो पहला तो है कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनेमिक्स, बैलेंसिंग इंडिविजुअल एस्पिरेशंस विद बिजनेस गोल्स इज डिफिकल्ट। तो भाई किसी बंदे का होता है कि भाई मुझे संत महात्मा बनना है, तो वो उसका धंधा कौन संभालेगा? और किसी का होता है कि भाई मुझे मुझे ही सब कुछ दे दो। तो भाई अगर बाइफरकेशन करना पड़ेगा तो इक्वल करो ना, तो ऐसा नहीं तो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस और जो बिजनेस के गोल्स होते हैं वो शायद मैच ना कर, तो वो एक डिफिकल्टी आ जाती है, फिर एक लीडरशिप वैक्यूम हो जाता है। सो एब्सेंस ऑफ अ क्लियर रोड मैप क्रिएट्स अनसर्टेनिटी एंड इंस्टेबिलिटी। ठीक, अगर जहाँ पे क्लियर रोड मैप ना हो ना, वहां पे एक अनसर्टेनिटी हो ही जाती है कि भाई यहाँ पे क्या करेंगे। सो इट इट हैव absence of a clear roadmap creates an uncertainty and उसमें instability आ जाती है। फिर reputation and investor confidence, poor succession planning can lead to internal disputes, damaging brand reputation and investor trust। तो अगर succession planning पूरी poor होगी कि भाई, तो reputation loss हो सकती है कि भाई अपनी brand value चली जा सकती है। तो this is a major issue। फिर है lack of communication, failure to communicate plans transparently fosters conflicts and organizational disruption। तो वो एक चीज हो सकती है कि भाई प्रॉपरली कम्युनिकेट ही ना किया गया हो। तो एग्जांपल्स ऑफ पुअर सक्सेशन प्लानिंग कौन कौन से? तो पास्ट में कौन कौन से ऐसे केसेस हुए जहाँ पे पुअर सक्सेशन प्लानिंग हुई? तो पहले तो डीएलएफ लिमिटेड में, फिर है मुरुगप्पा ग्रुप में, फिर है अपोलो हॉस्पिटल्स, रेड्डी फैमिली। तो डीएलएफ में क्या होता है, फाउंडर केबी सिंह स्टेप डाउन इन 2015 लीविंग द लीडरशिप वैक्यूम। तो उसने छोड़ दिया, बट वहां पे एक लीडरशिप वैक्यूम हो गया। हैंड ओवर टू सन राजीव सिंह विच फेस कंट्रोवर्सी। तो वहां पे कोई कंट्रोवर्सी हुई थी। एंड सक्सेशन लैक्ड द क्लैरिटी एंड इंक्लूसिविटी। तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि इंटरनल जो बोर्ड के मेंबर्स थी वही झगड़ने लगे, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी एंड डिक्लाइन इन शेयर प्राइसेस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो अगर फेस जो जिसने बनाई है वो ही चला गया और फेस वैल्यू ऐसे एकदम वीक कोई बंदा आके उसको रिप्लेस कर रहा है, तो भाई शेयर प्राइस पे वो उसका इम्पैक्ट आ ही जाता है। मुरुगप्पा ग्रुप में क्या, डिस्प्यूट्स विद इन द फैमिली टू फैमिली ओवर लीडरशिप सक्सेशन, एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड रोड मैप लेड टू अ लीगल बैटल्स ओवर द कंट्रोल, it damaged the reputation, potential hindrance of to growth due to the internal conflicts। अपोलो हॉस्पिटल रेड्डी फैमिली में क्या हुआ, लीडरशिप स्ट्रगल्स अमंग द फैमिली मेंबर्स, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी इन सक्सेशन प्लानिंग। तो इससे क्या हुआ, इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स हुए और अफेक्टेड द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। और अगर अपन देखें तो की लर्निंग्स है, तो स्ट्रेटेजिक रोड मैप, डेवलप स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट सक्सेशन प्लान्स टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। फिर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, सबको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर दो कि भाई क्या क्या होने वाला है बाद में। प्रोफेशनल गाइडेंस ले लो कि भाई कोई एक्सपर्ट की जरूरत है तो उसको एक्सपर्ट को लाके उसके थॉट प्रोसेस सब देख लो। फिर प्रिजर्विंग द लेगेसी, अ वेल एग्जीक्यूटेड प्लान सेफगार्ड्स द फैमिली वैल्यूज, बिजनेस रेपुटेशन एंड द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये सब चीजें हैं की लर्निंग्स अपन देख सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं जो पार्ट टू है उस पे। हाँ, तो अब आ जाता है पार्ट टू, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे। चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन। तो अगर इसमें अपन देखें तो पहले तो डेफिनेशन, तो डीपीआईआईटी क्या है? तो रजिस्ट्रेशन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआई फॉर स्टार्टअप इंडिया बेनिफिट्स। तो एलिजिबिलिटी कौन है? स्टार्टअप्स मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ इनोवेशन, स्केलेबिलिटी एंड कंप्लायंस अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में जो भी है उसके हिसाब से वो चीज है। प्रोसेस क्या है? रजिस्टर ऑन स्टार्टअप, प्रोवाइड बिजनेस एंड इनोवेशन डिटेल्स, recognition, grant access to the government incentives, tax benefits and other initiatives to support the startups। Now key benefits of DPIIT registration क्या है? पहला तो tax benefits, income tax exemptions for three consecutive assessment years within the first 10 years of incorporation, अपन को tax benefit मिल जाता है। फिर है self certification compliance, simplified compliance for labor and environmental laws, reducing bureaucratical hurdles। फिर आ जाता है innovation support, fast track patent filing and fee rebates to encourage R&D and intellectual property protection। इधर इनोवेशन सपोर्ट आ जाता है कि भाई पेटेंट फाइलिंग एकदम फास्ट फटाफट हो जाती है और आर&डी का सपोर्ट भी मिल जाता है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्सेस टू फंडिंग सपोर्ट, रिसर्च ग्रांट्स एंड पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो फटाफट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो भी है उसका एक्सेस फटाफट मिल जाता है इन अगर डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन है तो। फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस और वो सब होता रहता है तो उसमें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फिर है ईज ऑफ फाइंडिंग अप, सिंप्लीफाइड क्लोजर ऑफ ऑपरेशन विद इन 90 डेज अंडर द आईबीसी। तो अगर बंद होना है फिर भी फटाफट हो सकता है। Procurement support, faster processing of government tenders to encourage participation in public procurement। फिर है recognition and visibility, enhance credibility and market positioning, improving appeal to investors and partners। फिर आ जाता है investment opportunities, improved funding prospects due to enhanced credibility and recognition। फिर है skill development, access to government initiated training and development programs for the workforce enhancement। तो ये सारे एक की benefits of for DPIIT registration आ जाता है। फिर eligibility criteria अब अपन चलेंगे
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप इंडिया। तो क्या है, पहला तो एंटिटी टाइप क्या होनी चाहिए। सो द स्टार्टअप मस्ट बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। तीन ही चीज चलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म हो ही तो ही चलेगा। एज ऑफ द स्टार्टअप मस्ट बी इन एक्जिस्टेंस फॉर अप टू 10 years from the date of incorporation or registration। फिर एनुअल टर्नओवर, द startup's annual turnover must not exceed rupees 100 crores in any of the financial years since its incorporation। तो 100 करोड़ के नीचे नीचे ही उसका टर्नओवर होना चाहिए, उस पर ही ये अपना लगता है। फिर इनोवेशन स्केलेबिलिटी, स्टार्टअप शुड focus on innovation, development, and deployment or commercialization of new products, processes, or services driven by technology or intellectual property। फिर certification of IMB, the startup must obtain a certification from interministerial board to validate the innovative nature of the business। फिर आ जाता है recommendation letter from an incubator postgraduate college under is required, or letter of funding if no incubator recommendation is available। The startup must submit a letter of funding at least 20% equity from an incubator, initial fund, private equity accelerator network registered with the SEBI। तो भी तब भी ही उसको डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप इंडिया में मिल सकता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है स्टार्टअप्स की जो स्कीम्स है उसके ऊपर अपन बढ़ेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, तो पहला तो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो पहला तो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो ये क्या है, लॉन्च इन 2016 बाय पीएम मोदी। स्टार्टअप इंडिया इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव डिजाइंड टू फॉस्टर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन। The program aims to create a conducive environment for startups by providing various benefits and support mechanisms। Startups can avail themselves tax exemptions for three consecutive assessment of the for the first 10 years, self-certification compliance, and access to funding and mentorship networks। One significant component of Startup India is a recognition provided by DPIIT. Startups meeting certain criteria can register as on the startup portal, opening doors to range of incentives। For example, companies like Ola, Flipkart, and Zomato have benefited from the Startup India initiative, leveraging the support to become major players in the respective industries। फिर है Stand Up India। Stand Up India initiative in 2016 is a government scheme focused on promoting entrepreneurship among women, scheduled castes and scheduled tribes। तो scheduled caste और scheduled tribe के लिए स्टैंड अप इंडिया आ जाता है। द प्रोग्राम एम्स टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स रेंजिंग फ्रॉम INR रुपीज 10 lakhs to 1 crore। 10 lakhs to 1 crore का लोन मिल जाता है। सेटिंग अप greenfield enterprises by encouraging financial institutions to provide loans to individuals from marginalized communities। Stand Up India empowers entrepreneurs to establish and expand their ventures। An example of Stand Up India's impact is evident in success stories of women entrepreneurs and those from SC/ST communities who have accessed funding and support to start business in sectors like agriculture, manufacturing, and services। This initiative contributes to the inclusive economic development by fostering diversity and providing opportunities for underrepresented groups। HTTPs स्टैंड अप मित्रा डॉट इन। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लॉन्च इन 2015, द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना focuses on supporting micro enterprises in the non-corporate small businesses sector। It categorizes loans into three sections: शिशु, किशोर and तरुण। शिशु, किशोर and तरुण। तो SKT, शिशु, किशोर and तरुण। शिशु इस ₹50,000 तक का जो लोन है वो। फिर यहाँ पे 50 के टू 5 लाख, यहाँ पे आ जाता है 5 लाख तो 10 लाख का हो जाता है। शिशु किशोर तरुण, शिशु किशोर तरुण, शिशु किशोर तरुण। 50,000 to 5 lakh, 5 lakh to 10 lakh वो आ जाता है। Catering to different funding needs of entrepreneurs, PMAY has played a crucial role in facilitating financial inclusion of small businesses, including startups, by providing accessible credit। Entrepreneurs in sectors like retail, agriculture, and services have benefited from PMAY, using the loans to start or expand their ventures। The scheme aligns with the government's vision of fostering entrepreneurship at the grassroots level and promoting the self-employment। फिर है अटल इनोवेशन मिशन। Launched by Niti Aayog by Atal Innovation Mission is a government initiative that aims to stimulate innovation and entrepreneurship across India। AIM encompasses several programs including Atal Tinkering Labs in schools, Atal Incubation Centers to support startups, and Atal New Challenges at ATL provides students with a space to foster creativity and problem-solving skills, while AICs offer startups infrastructure support and mentorship. ANIC focuses on solving critical challenges through innovation, and the initiative has seen success stories such as incubation of startups working on innovative solutions in areas like healthcare, एजुकेशन और वो सब आ जाता है। फिर लास्ट आ जाता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन 2014। इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव aimed at transforming India into a global manufacturing hub। While not exclusive targeted at startups, the initiative encourages businesses, including startups, to manufacture products in India and promote innovation and ease of doing business by attracting foreign investment and fostering a favorable business environment।
Make in India aims to boost job creation and economic growth. Examples of Make in India's impact include startups in manufacturing sector contributing to the production of indigenous goods. The initiative has catalyzed the growth of startups involved in electronics manufacturing, renewable energy, and other sectors aligning with the government's vision of making India a hub for innovation and production. Further, the government's emphasis on initiatives like Digital India, Skill India underscores its commitment to leveraging technology for economic development. ये सिर्फ ठीक है, समरी भी ठीक है, अपन एमसीक्यू कर लेते हैं. हाउ डू इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स डिफर फ्रॉम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रोच टू द बिजनेस डेवलपमेंट? तो इसमें देखो, पहला तो है इमिटेटिव फोकस ऑन ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज, तो वो तो नहीं होता. इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स अवॉइड रिस्क टेकिंग, वो थोड़ी होता है. इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर प्रेफर अनटेस्टेड स्ट्रेटजीज, वेल इनोवेटिव नहीं होता, तो ये आ जाता है. Imitative entrepreneurs build upon existing ideas while innovative entrepreneurs creatively new concepts हो जाते हैं. तो ये अपना आंसर निकल के आ जाता है. फिर है व्हाट डज एन एंटरप्रेन्योर्स रेजिलियंस? तो रेजिलियंस क्या होता है कि भाई हम ट्राई करते रहेंगे, फेल नहीं होंगे. सो ओवरकमिंग चैलेंजेस, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स एंड परसिस्टिंग इन एडवर्सिटी, तो वो आ जाता है. फिर है व्हाट रोल डज फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पहला तो फॉस्टरिंग कल्चर, उसमें क्या करेगा? फाइनेंशियल लिटरेसी, बिल्डिंग रेजिलियंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी क्या करेगा? तो मेन तो यही है, क्रिएटिंग एंड एनालाइजिंग बजट्स फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें ही काम लगता है. हाउ डज डीपीआईआईटी registration simplify regulatory procedures for the startups by providing access to the government schemes and funding support, by offering faster processing of government tenders, by allowing startups to self-certify compliance with labor, by facilitating network. How does DPA simplify? Yeah, I guess how does DPIT does not simplify regulator. तो ये एक है, क्योंकि ये तीन तो अपन ने पढ़े कि हाँ भाई ये तो आते ही है, तो ये वाला शायद ऑड वन आउट वाला शायद शायद कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि अपन ने ऊपर पढ़ा कि जो भी है बाय अलाउइंग स्टार्टअप टू सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस विद लेबर, ये तो नहीं होता, तो ये शायद क्वेश्चन में कुछ गलती है आई गेस. तो वो एक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैंड अप इंडिया? स्टैंड अप इंडिया इज नॉट ट्रू. इट इज अ गवर्नमेंट की फोकस ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, एससी एंड एसटी टाइप्स. तो ये तो अपना है कि भाई एससी और एसटी में स्टैंड अप इंडिया अपन ने कर लिया. फिर इट ओनली सपोर्ट्स startups that work in the digitization and tech enablement of agriculture. तो ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है. फिर the program aims to facilitate bank loans regarding ranging from 10 lakhs to 1 crore, वो अपन ने पढ़ा 10 lakhs to 1 crore, and setting up greenfield enterprises. और डी है स्टैंड अप इंडिया इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट इज एप्लीकेबल टू द ऑल स्टेट. तो ये डिजिटलाइजेशन वाला अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है, सो ये अपना आंसर आ जाता है. तो विद दिस we complete the whole chapter. We complete the whole chapter one of this subject of the chapter one of digital and entrepreneurship and digital systems to be here. तो ऐसे से बढ़ते जाएंगे, एक एक चैप्टर खत्म करते जाएंगे. एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, सॉरी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम. तो ये अपने एक एक चैप्टर खत्म करते जाएंगे और पूरा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा. बस थोड़ा टाइम देंगे, 8-10 दिन आराम से मस्त कंप्लीट हो जाएगा और मस्ती से अपन कर लेंगे. So no worries, I will make you complete this whole set D at least for this subject. So that was me, Pratham Magajwala, signing off.